Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. चलिए, let's start with today's session. But before that, I will make you revise the previous topics. आप लोगों को एक बार लास्ट क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूँ, so that आगे के continuation में एक flow बन जाएगा आप लोगों का. आप लोगों को याद है कि within this chapter, the structure of atom, we have already studied the discovery of electrons, and last class में मैंने आपको discovery of protons भी करवा दिया था. Discovery of electron was done through the discovery of cathode rays. Basically, cathode rays की findings को लेके बहुत सारे reactions माइकल फैराडे, जूलियस फ्लकर ने करे थे और उन्हीं स्टडीज को जे थॉमसन और मिलिकन ने फर्दर आगे बढ़ाया. सो आपने देखा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ मेनी साइंटिस्ट. सिमिलरली डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के रिगार्डिंग भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि ऑल्दो द क्रेडिट रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इज एक्चुअली गिवन टू अर्नेस्ट रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने पहली बार प्रोटॉन टर्म यूज करी थी. ये नाम भी रदरफोर्ड ने ही इन्वेंट करा था, लेकिन एक्चुअली पॉजिटिव चीज की फाइंडिंग वो ऑलरेडी गोल्डस्टीन ने 1886 में स्टार्ट कर दी. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज या डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज के बारे में. दैट वाज प्योरली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी दैट हैपेंड बाय चांस. आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि गोल्डस्टीन ने 1886 में he tried to carry out the same experiment as conducted by Michael Faraday. Michael Faraday की तरह गोल्डस्टीन भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट कर रहा था. He took a cathode ray discharge tube and within that cathode ray discharge tube उसने एक perforated cathode यूज करी. Accidentally he got to use that perforated cathode. तो उसने एक तरफ perforated cathode लगाई, एक तरफ एनोड लगाई, and he observed कि जब ट्यूब के अंदर 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर की प्रेशर कंडीशंस हम जनरेट करते हैं, तो अंडर दीज कंडीशन कैथोड की प्लेट में से कैथोड रेज तो निकलती ही हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, और सामने वाली वॉल से जाके बॉम्बार्ड करती हैं और एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं. बट इन एडिशन टू दीज कैथोड रेज, अ सेकंड कैटेगरी ऑफ रेज वर आल्सो फाउंड विद इन द ट्यूब. गोल्डस्टीन ने नोट करा कि जिस मूवमेंट पे कैथोड रेज निकल के आगे जा रही होती हैं, उसी मूवमेंट पे एक अपोजिटली चार्ज रेज भी होती हैं ट्यूब के अंदर, जो ट्यूब के सेंटर में से कहीं ओरिजिनेट होती हैं और वो परफोरेशंस में से पेनिट्रेट करते हुए कैथोड के पीछे स्ट्राइक करती हैं और कैथोड के पीछे भी एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है. ओरिजिनली मैंने आपको बताया था कि गोल्डस्टीन को ये लगा कि he assumed that those rays were actually emitted from anode, और इसलिए उसने इनिशियली उनका नाम एनोड रेज रख दिया. लेकिन लेटर ऑन पता चला कि वो रेज एक्चुअली एनोड की प्लेट में से एमिट नहीं होती. those rays were actually generated by the bombardment of the gas atoms with the cathode rays. Cathode rays जो fast moving rays हैं, वो जब within their root gas के एटम से टकराती हैं, तो गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं. और जब गैस के एटम्स आयोनाइज होते हैं, तो गैस एटम्स के आयोनाइजेशन से एक तो कैटायन बनता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है. इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रेज के साथ कंबाइन होकर आगे चला जाता है, लेकिन वो जो गैसियस कैटायंस बनते हैं ना, अगर मान लीजिए आपने नियॉन गैस ले रखी है तो Ne पॉजिटिव बनेंगे, अगर हाइड्रोजन गैस ले रखी है तो H पॉजिटिव बनेंगे. वो जो गैसियस कैटायंस बनते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक्चुअली ये कैटायंस होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एनोड रेज को. तो बताइए, आप लोग को एनोड रेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कि एनोड रेज एक्चुअली किस चीज से बनी हुई है और ओरिजिनेट कहां से हो रही है? सब लोगों को कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. Besides that, हम लोगों ने एनोड रेज की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करी थी, एंड इफ यू रिमेंबर, एनोड रेज की ऑलमोस्ट सारी वैसी ही प्रॉपर्टीज थी जैसी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज थी. पहली प्रॉपर्टी थी कि एनोड रेज आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक द कैथोड रेज. एनोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. फिर एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये भी पढ़ी थी कि एनोड रेज आर आल्सो मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई ना? इसका मतलब क्या है? व्हेन वी से कि समथिंग इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब वो किसी स्पीशीज से बनी हुई है, उसके पास कुछ मास है. वो ऐसा नहीं है कि मासलेस है या वेटलेस है, सिंपली एक रेडिएशन नहीं है, वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई रेज. दे डेफिनेटली कंटेन सर्टेन मास. तो हर वो चीज जिसके पास मास होता है, हम उसे मटेरियल बोलते हैं. दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. तो एनोड रेज मटेरियल पार्टिकल से बनी हुई है. तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. एनोड रेज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी होती हैं, एंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज. ये पॉजिटिवली चार्ज रेज होंगी
क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी बताई थी कि एनोड रेज आल्सो प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। एनोड रेज जब एक मेटल फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करती हैं तो वो मेटल फॉइल हीटेड अप हो जाती है, गर्म हो जाती है। दिस अगेन इंडिकेट कि एनोड रेज के पास मास है, क्योंकि जब किसी चीज के पास मास होता है ना, तभी वो किसी सब्सटेंस के ऊपर टकरा के एक फ्रिक्शन कॉज करती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अगर एनोड रेज के पास मास नहीं होता तो वो कोलिजन से फ्रिक्शन भी जनरेट नहीं करती और कोई हीट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एनोड रेस के बारे में गोल्डस्टीन ने यह भी पता लगाया कि द E/M रेशियो ओवर दीज एनोड रेस कम्स आउट टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। अब जब वो अलग अलग गैसेस ट्यूब के अंदर लेता है तो हर बार जब डिफरेंट गैसेस के लिए एनोड रेस का E/M रेशियो निकाला गया तो वो E/M रेशियो डिफरेंट आया, जबकि कैथोड रेस के लिए E/M रेशियो सेम ही आ रहा था। सब लोगों को ये बात समझ में आ गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा था? देवबर्पन, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी कि कैथोड रेस का E/M रेशियो सेम क्यों आ रहा था और एनोड रेस का डिफरेंट क्यों आ रहा है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन सब में सेम होता है और एक्चुअली कैथोड रेस किस चीज से बनी हुई है? कैथोड रेस आर एक्चुअली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज ऑफ सेम टाइप। ठीक है, हर चीज के अंदर, हर गैस के अंदर, हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं। तो कैथोड रेस का तो E/M रेशियो निकालना मतलब आप इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो निकाल रहे हैं, वो सेम आएगा। लेकिन जब हम एनोड रेस का E/M रेशियो निकालते हैं तो एक्चुअली हम कैटायन का E/M रेशियो निकालते हैं और हर कैटायन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। देवबर्पन, कैन यू टेल मी कि H पॉजिटिव के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे? कोई और बता सकता है? एक ही प्रोटॉन होगा। हाँ, एक प्रोटॉन होगा और 0 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जब आप H प्लस का E/M रेशियो निकाल रहे हो तो एक्चुअली में आप एक प्रोटॉन का E/M रेशियो निकाल रहे हो। ठीक है, वो एक वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आप नियॉन एनी पॉजिटिव का E/M रेशियो निकाल रहे हो, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि एनी पॉजिटिव में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर 11 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स। 11 कहां से हो गए? 10 एटॉमिक नंबर है तो 10 हाँ, तो सर 9 इलेक्ट्रॉन्स। 10 प्रोटॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली जब आप नियॉन प्लस का E/M रेशियो निकाल रहे हैं तो आप 10 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन का जो कलेक्टिव E/M रेशियो है ना, वो निकाल रहे हैं और डेफिनेटली वो अलग आएगा। ठीक है, तो अलग अलग गैसेस के लिए E/M रेशियो एनोड रेस का अलग अलग आएगा। बट एनीवेज एक चीज तो एस्टैब्लिश हो गई सारे एक्सपेरिमेंट से, और वो ये कि एटम जो अब तक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर करा जाता था वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। उसके अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हमें मिली जिनसे एनोड रेस बनी हुई है, उन्हें नेम प्रोटॉन लेटर ऑन रदरफोर्ड ने दिया। ठीक है, सो बताइए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एनसीईआरटी में ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इट इज ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, बट आपके स्कूल में नहीं करवाया जाएगा। देयर आर वेरी रेयर चांसेस कि आपके स्कूल में ये सब पढ़ाया जाए, क्योंकि एज पर सीबीएसई ये पिछले 2 साल से सिलेबस कट करा जा रहा है बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कुछ सिलेबस में डिडक्शन हुआ है। लास्ट ईयर भी ये सारे टॉपिक्स कट करवा दिए गए थे, कैंसिल करवा दिए गए थे। इस साल भी ये सारे टॉपिक कैंसिल करवाए जाएंगे। हो सकता है आपके स्कूल में बता दिया गया हो और आपको पढ़ाया भी ना गया हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं। ठीक है, बेशक आपके स्कूल के एग्जाम्स में नहीं आएंगे, लेकिन ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव में किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं आपको ये सारा पोर्शन करवा रहा हूं। लेकिन चांसेस हैं कि स्कूल में आपको ये नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग इस साल के सिलेबस में से इस पोर्शन को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को रिड्यूस कर दिया गया है। तो किसी के स्कूल में चल रहा है ये चैप्टर या किसी के स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर? एनीबडी?
सर चल रहा है किसी के सर। स्कूल में नहीं? सर हमारे स्कूल में हो गया चल रहा है वंश, सर आप अभी। तो ये सब करवाया था आपको, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? सर हमें नहीं कराया था नो सर। सर। सर स्किम नहीं करवा दिया था करवाया। टॉपिक को, मतलब मेन पॉइंट्स बता दिए थे बस, लेकिन ऐसे इन डेप्थ नहीं करवाया। ऑलरेडी हाँ ठीक इंट्रोड्यूस है। करा था। सो एक्चुअली स्किप इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि इस साल के सिलेबस में से जब तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी तब तक आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस होता रहेगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में तो ये सारा सिलेबस आएगा, लेकिन ऑनलाइन में ये रिड्यूस करवा दें। तो लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सब कुछ इंक्लूडेड है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको करवा रहा हूं। सो एनीवेज, आप लोगों को डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में आइडिया मिली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? जस्ट इमेजिन 1808 में डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी आई थी, और डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कंसीडर करते थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, एटम इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिविजिबल है। उस वक्त हमें यह भी नहीं मालूम था कि एटम के अंदर कुछ होता है, ठीक है। लेकिन पहली बार डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के बाद हमें यह पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कहते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन कर देखिए कि अचानक से जब साइंटिस्ट को यह पता लगा कि एटम के अंदर, मान लीजिए मेरे हाथ में ये एटम, ठीक है, दिस इज एन एटम, और अचानक से हमें एक दिन पता चलता है कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या अराइज होगा? एक क्यूरियोसिटी हमारे माइंड में यह अराइज होगी कि इस एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां पे रहते हैं, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से अरेंज्ड है, वेयर आर एक्चुअली दे आर लोकेटेड विद इन दैट एटम। तो अगला क्वेश्चन साइंटिस्ट के सामने ये था कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम अंदर से देखने में कैसा होता है? अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे होते हैं, अगर उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं तो उसके अंदर प्रोटॉन कहां कहां पे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट अ सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर एन एटम। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगला स्टेप था एटम का एक सुटेबल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना। समझ रहे हैं मेरी बात को या नहीं? ठीक है ना यहां तक? Yes, sir. तो चलिए सब लोग एक स्टेटमेंट मेंशन करिए। आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट लाइन क्या लिखी हुई है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वाज द लास्ट लाइन जो मैंने आपको लिखवाई थी? Yes, सर कैथोड रेज की लास्ट प्रॉपर्टी, सर एनोड रेज प्रॉपर्टी सर। सॉरी एनोड रेज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, जस्ट राइट विद इन द नेक्स्ट पैराग्राफ एक स्टेटमेंट मेंशन करिए। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, after the discovery of electrons and protons, after the discovery of electrons and protons, the next step was to analyze. Next step was to analyze. Next step was to analyze the internal arrangement of an atom. Analyze the internal arrangement of an atom. Next step was to analyze the internal arrangement of an atom. The first step in this regard, the first step in this regard was made by Thomson, in 1898. The first step in this regard was made by Thomson in 1898. So I hope आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एटॉमिक मॉडल्स एनालाइज करे जा रहे थे, वेरियस साइंटिस्ट जब एटॉमिक मॉडल्स को एनालाइज करने के लिए स्टडी कर रहे थे, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल थॉमसन ने दिया था। ये मालूम है ना आपको? द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय थॉमसन। यस सर। yes, सबको sir. मालूम है ना ये बात? तो देखिए वो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स
model of an atom. That was a very simple structure. बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर थॉमसन ने दिया था. वो उस वक्त तो बहुत सक्सेसफुल रहा बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो किसी भी साइंटिस्ट ने दिया था. तो पहली बार जब कोई, देखो जस्ट इमेजिन करके देखो, जब कोई थ्योरी नई नई आती है, जब भी कोई थ्योरी पहली बार आती है, तो उसे बहुत वाइड एक्सेप्टेंस मिलती है क्योंकि उस वक्त हमें उस थ्योरी की कमियां नहीं मालूम होती. वी डोंट नो द लिमिटेशन ऑफ दैट थ्योरी. लेकिन जैसे जैसे हम उस थ्योरी को इम्प्लाई करते हैं, जैसे जैसे उस थ्योरी को धीरे धीरे एनालाइज करा जाता है, डे टू डे लाइफ में उसे एक्सपीरियंस करा जाता है, तो धीरे धीरे किसी की कमियां पता चलती है. ठीक है, तो थॉमसन मॉडल के साथ भी ऐसा ही था कि 1898 में आया, तब तक तो ये बड़ा सही था, सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया इसे. और 1898 से लेकर 1911 तक, 1898 से 1911 तक ये मॉडल एक्सेप्टेड रहा. लेकिन 1911 में जब रदरफोर्ड ने अपना नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया, तो उस एटॉमिक मॉडल के सामने हम ये थॉमसन का मॉडल डिस्कार्ड करना पड़ा, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो थॉमसन वाज अनएबल टू एक्सप्लेन. सो देखते हैं कि थॉमसन मॉडल क्या था. कैन एनीबडी टेल मी? रणवीर, आप बता सकते हो कि थॉमसन ने क्या बताया था थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ? Sir, I don't remember. Anybody who remember? Thomson's model was a very simple model. Sir, Thomson model was also known as the plum pudding model. Sir, Thomson visualized the electrons in the atom are scattered as seeds in the watermelon or some raisins in the pudding. बिल्कुल सही बताया आपने. देखिए थॉमसन का जो मॉडल था ना, दैट वाज अ वेरी सिंपल मॉडल. थॉमसन ने एज्यूम क्या करा, वो ध्यान से सुनिए. थॉमसन एज्यूम्ड एटम टू बी अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, अ हार्ड सॉलिड स्फीयर. थॉमसन ने एटम को एक हार्ड मतलब जो अंदर से भरा हुआ हो, अंदर से हॉलो ना हो. ठीक है, सो एक हार्ड सॉलिड स्फीयर कंसीडर करा. ही एज्यूम्ड दैट एटम इज अ हार्ड सॉलिड स्फीयर इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एक ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, जस्ट इमेजिन करो, दिस इज एन एटम, ये एक स्फेरिकल एटम है, और इस एटम के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज, देखो आज के डेट में तो हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन की फॉर्म में सेंटर में रहता है. आज की डेट में हमें ये बात मालूम है, लेकिन थॉमसन के टाइम पे ये बात नहीं मालूम थी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं या जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सेंटर में रहते हैं. थॉमसन ने तो ये एज्यूम करा कि जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होता है थ्रू आउट दिस स्फीयर, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रैंडमली स्कैटर्ड थ्रू आउट दिस स्फीयर. नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इस स्फीयर के अंदर रैंडमली स्कैटर्ड प्रिज्यूम करा गया. जैसे एक वाटरमेलन में उसके सीड्स होते हैं. आप लोगों को मालूम है वाटरमेलन अंदर से पूरा रेड कलर का होता है, तो वो जो रेड कलर है ना उसके अंदर, वो तो है उसका पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और उसी पॉजिटिव रीजन में जो सीड्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो थॉमसन के मॉडल में प्रोटॉन को पार्टिकल नेचर नहीं दी गई. आज की डेट में तो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन होता है, पार्टिकल्स. लेकिन थॉमसन ने प्रोटॉन को एक पार्टिकल की तरह कंसीडर नहीं करा था. He just considered proton as a positive charge which is uniformly distributed throughout that sphere. तो थॉमसन ने प्रिज्यूम करा कि एटम एक स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर. उस स्फीयर के अंदर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और उसी टोटल पॉजिटिव चार्ज वाले रीजन में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जगह जगह रैंडमली एम्बेडेड होते हैं. इलेक्ट्रॉन को किसी टाइप के मोशन में कंसिडर नहीं करा गया, कोई ऐसी बात नहीं करी गई, किसी टाइप का सर्कुलर मोशन उनको नहीं असाइन करा गया. सिंपली एक जगह स्टैटिक, एक जगह रुके हुए कंसिडर करेगा ये इलेक्ट्रॉन. उसने बस ये माना कि एक स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जगह जगह एम्बेडेड है. हाँ, एक चीज उसने जरूर कही, ही एज्यूम्ड दैट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ओवर दिस स्फीयर इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज गिवन बाय दिस इलेक्ट्रॉन्स. सो उसने एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंसिडर करा, लेकिन ना प्रोटॉन को कोई पार्टिकल नेचर दी गई, ना इलेक्ट्रॉन को कोई सर्कुलर मोशन दिया गया. बताइए, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि क्या बताया उसने एटम के बारे में?
एवरीबडी टेल मी वेरी फ्रैंकली, क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लिखिए इसके बारे में। जब आप लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज लिख पाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में लिखिए। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, the atom consists according to Thomson, the atom consists of a hard solid sphere, in which the positively charged is uniformly distributed, and the negatively charged electrons were considered to be randomly scattered within the sphere, so that the total negative charge of electrons is equal to the total positive charge over the sphere, This model is also known as the watermelon model. This model is also known as the watermelon model or the raisin pudding model रेजिन पुडिंग का मतलब समझते हैं? रेजिन पुडिंग मॉडल, जिस तरह से पुडिंग में रेजिन्स होती हैं, जैसे हलवे में जो किशमिश होती हैं जगह जगह स्कैटर्ड होती हैं, और जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स जगह जगह स्कैटर्ड होती हैं, वैसे ही हमें ये बताया गया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी जगह जगह स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को किसी टाइप के मोशन में नहीं रखा गया। हर इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टैटिक, एक जगह स्टेशनरी कंसिडर करा। आप इस टाइप का एक रफ पैटर्न बना सकते हैं। जस्ट ड्रॉ दिस पैटर्न, थॉमसन्स का मॉडल ऐसा था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट मेंशन करिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, however Thomson's model was discarded in 1911
Thomson's model was discarded in 1911. Discarded in 1911 with the development of a better model, proposed by Rutherford. तो थॉमसन का मॉडल 1911 में डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि 1911 में रदरफोर्ड ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू एटम की और भी बेटर पिक्चर हमें हमारे सामने है। जब एटम का एक बेटर मॉडल सामने आया तो ऑब्वियसली बात है कि हमने प्रीवियस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया, वी जस्ट डिस्कार्डेड द थॉमसन्स मॉडल। ठीक है, तो थॉमसन्स का मॉडल तो आपने समझ लिया, दैट वाज अ वेरी सिंपल मॉडल। अब हमें रदरफोर्ड्स का मॉडल समझना है, लेकिन इससे पहले कि हम रदरफोर्ड्स का मॉडल समझें, रदरफोर्ड्स के मॉडल को समझने से पहले आपको एक सेपरेट टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा, जिसकी जरूरत आपको रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पड़ेगी। ठीक है, दैट सेपरेट टॉपिक इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में वो सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ना, तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। आप सब लोग पहले मुझे बताइए, आप में से किसी को भी रदरफोर्ड का मॉडल याद है? क्या करा था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, ये याद है? इशिता, डू यू रिमेंबर एनीथिंग? रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या करा? I think Rutherford said that the positive charges collected in the center of the atom and rest of the electrons revolve around the atom, around the nucleus of the atom. वो ठीक है बिल्कुल, लेकिन एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया था, क्या यही याद है? किस तरह का सेटअप बनाया गया था? And I think he passed the alpha rays. एग्जैक्टली, अल्फा रेज, यही मैं पूछना चाहता था। आप सब लोगों को याद होगा कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड करा था, अल्फा रेज को बॉम्बार्ड करा था। तो इससे पहले कि हम रदरफोर्ड का मॉडल समझें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्फा रेज क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होती है। और अल्फा पार्टिकल्स को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल पढ़ाऊं, हम पहले बीच में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं है, हो सकता है आज की क्लास में हमारा रेडियो एक्टिविटी ही चलता रहे, बट वंस यू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट रेडियो एक्टिविटी, थोड़ा बहुत भी अगर आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझ में आ गया, अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में समझ में आ गया, तो आपको रदरफोर्ड मॉडल और अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म रेडियो एक्टिविटी। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रेडियो एक्टिविटी। मुझे ये बताइए, क्या आप सभी लोगों ने ये टर्म सुनी है पहले, या आज आप नाम भी पहली बार सुन रहे हो? सर सुनी। Sir, I think पढ़ भी रखा है इसके बारे में? are used for the in FMs, like that kind of. The last chapter था क्लास 10th में। ओके, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? एवरीबॉडी? Yes, sir. बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट सीबीएसई। मुझे सीबीएसई का 10th के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं खुद आईसीएसई बोर्ड का रहा हूँ। सो आई डोंट नो कि आप लोगों ने सीबीएसई में रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बट इट्स गुड अगर आप लोगों ने सीबीएसई बोर्ड में। यस सर, I was in ICSE too. ओके, तो देवरपन, आपने पढ़ा है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? क्योंकि देयर हैज बीन अ सिलेबस चेंज सिंस देन, सो आपने रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है? Yes, sir. Okay, good. So Devarpan, can you tell me what is radioactivity? How can we define the term radioactivity? Sir, Or anybody else? कोई भी बता सकता है कि radioactivity को define कैसे करेंगे? Sir, radioactivity is a nuclear phenomenon, in which when the nucleus decays, the nucleus of an atom decays, it emits three particles known as alpha, beta, and gamma, which
process is मतलब known as वंश क्या आप ये कहना चाहते हो कि जब भी कोई न्यूक्लियर डिके होता है, न्यूक्लियस डिके होता है, तो वो 3 पार्टिकल्स ही रिलीज करता है या उन तीनों में से कोई एक रिलीज करता है या तीनों एक साथ रिलीज करता है? सर तीनों एक साथ सर। नहीं, कभी भी तीनों पार्टिकल एक साथ रिलीज नहीं होते। 3 पॉसिबिलिटीज होती है कि या तो कोई चीज अल्फा पार्टिकल रिलीज कर सकती है या बीटा या गामा, या पहले अल्फा कर दिया उसके बाद बीटा कर दिया, लेकिन एक साथ नहीं होता। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज कि 3 तरह की रेडिएशन निकल सकती हैं, ठीक है? सो मैं आपको पढ़ाता हूं, समझाता हूं मैं आपको। रेडियो एक्टिविटी के बारे में याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्वेरेल इन 1886। आप प्रोबेबली शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेनरी बैक्वेरेल ने डिस्कवर करी थी। हेनरी बैक्वेरेल। So radioactivity was first discovered by Henry Becquerel. सुना है आप लोगों ने ये नाम, हेनरी बैक्वेरेल? In 1896 पहली बार रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी गई थी। रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। आपको एक एक वर्ड उस डेफिनेशन का समझना होगा। सब लोग लिखिए, इसके अंदर एक स्टेटमेंट मेंशन करिए, रेडियो एक्टिविटी हेडिंग डाल लीजिए और उसके अंदर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। It is the spontaneous emission. It is the spontaneous emission. Spontaneous emission. It is the spontaneous emission of active radiations. Spontaneous emission of active radiations. Spontaneous emission of active radiations from an unstable nuclei. From an unstable nuclei. It is the spontaneous emission of active radiations from an unstable nuclei. लिखा? सबने लिखा? दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं आपको समझाने वाला हूं। एक एक वर्ड पे हम ध्यान देंगे। पहले बताइए, सब लोगों ने डेफिनेशन लिखी? किसी की मिस तो नहीं हुई? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। इट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? क्या आप में से किसी को भी स्पॉन्टेनियस का मतलब मालूम है? सर कंटिन्यूअस। पार्थ, आपको लगता है कि स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, जो लगातार चलता रहे? Yes. एनीबॉडी एल्स? सर इमीडिएट। Naturally. इमीडिएट। ओके, इमीडिएट एकदम से हो सर जाना। फास्ट। फास्ट। एनीबॉडी एल्स? इशिता, कृष्णा, रणवीर, संदीप, सोना, बताइए स्पॉन्टेनियस का मतलब आपके हिसाब से? सर एकदम से। एकदम से, सडनली। Suddenly, yes. हाँ इशिता? The immediate reaction of something. इमीडिएट। ओके, अदिति आप बताइए। अदिति? तो अदिति, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। विकास, रणवीर, कुछ आइडिया स्पॉन्टेनियस का मतलब? सर सडनली। रणवीर? नो सर, डोंट रिमेंबर। देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एनी प्रोसेस दैट अकर बाय इटसेल्फ, अपने आप हो जाना। स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम से नहीं होता, सडनली नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, जल्दी जल्दी नहीं होता, जो भी आपने बताया वो नहीं होता। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग अकर बाय इटसेल्फ, कुछ भी अपने आप हो जाना, दैट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, जैसे हम नहीं करते, जो अपने आप हो जाता है। जैसे मैं बहुत सारे आपको एक जनरल एग्जांपल्स देता हूं। आप मुझे बताइए, ये पेन मेरे हाथ में आपको नजर आ रहा है? यू कैन सी दिस पेन इन माय हैंड, नजर आ रहा है ना? मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ देता हूं, अगर मैं इस पेन को छोड़ देता हूं, इफ आई रिलीज माय फिंगर्स, अगर मैं अपना हैंड रिलीज कर देता हूं इस पेन पे से, तो ये पेन यहीं रुका रहेगा या ये ऊपर चला जाएगा?
ऊपर गिर नहीं जाएगा। नीचे क्या जाएगा। लगता है आपको? सर नीचे गिर जाएगा। सर नीचे जाएगा सर। क्या नीचे गिर नीचे जाएगा। गिर जाएगा? डेफिनेटली ना ये यहाँ पे रुका रहेगा, ना ये ऊपर जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। यू ऑल नो, सो इट मीन्स कि इसका नीचे गिरना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मैंने तो इसे नीचे नहीं गिरा ना, मैंने तो बस इसे छोड़ा था। अब ये छोड़ने के बाद ये चाहता तो यहाँ पे रुक भी सकता था, ये चाहता तो ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ये नीचे ही गया। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक हाइट से नीचे गिर जाना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट अकर बाय इटसेल्फ, दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी डन। ठीक है, जो अपने आप हो जाता है। क्या आपने कभी देखा है एक नीचे रखा हुआ पेन अपने आप ऊपर आ जाता है? नीचे से कोई चीज अपने आप तो ऊपर नहीं आती, ऊपर से नीचे जरूर चली जाती है। तो एक हाइट से किसी चीज का नीचे गिर जाना स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हैं स्पॉन्टेनियस का मतलब? समझ रहे हैं स्पॉन्टेनियस मतलब टू अकर समथिंग ऑन इट्स ओन। इसी तरह से इमेजिन कीजिए कि एक कप में गर्म चाय रखी हुई, लेट अस कंसीडर अ हॉट कप ऑफ टी। ठीक है, एक कप में गर्म चाय रखी हुई है। क्या आपको लगता है कि वो चाय रखे रखे अपने आप थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी? हो जाएगी या गर्म ही रहेगी? हो जाएगी। आफ्टर हो सम जाएगी। हो जाएगी ना, मतलब इट विल ग्रेजुअली कूल डाउन ना। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का एक गर्म चाय का ठंडा हो जाना इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसे किसी ने ठंडा करा तो नहीं ना, वो अपने आप हुई ना, तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या आपने देखा है कभी एक ठंडी चाय रखे रखे अपने आप गर्म हो गई? इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है किसी भी प्रोसेस का अपने आप हो जाना, टू अकर बाय इटसेल्फ। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैं स्पॉन्टेनियस का मतलब बता रहा हूं ना, इस स्पॉन्टेनियस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड पूरा एक चैप्टर है, द होल चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, जो आपको आएगा इसी फर्स्ट बुक में। आपको थर्मोडायनेमिक्स के नाम से मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाएंगे स्पॉन्टेनियस के। आपको कॉज बताया जाएगा स्पॉन्टेनियस का। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर ये नीचे गिरा तो ये क्यों गिरा। आपको लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से गिरा, डेफिनेटली ग्रेविटी की वजह से गिरा, लेकिन ग्रेविटी इज अ कॉन्सेप्ट टू बी स्टडीड इन फिजिक्स। हम केमिस्ट्री में ग्रेविटी कॉज नहीं मानते, केमिस्ट्री में विल स्टडी इन सम अदर मैनर। ठीक है, इसे कुछ और रीजन देंगे इसके नीचे गिरने के पीछे। ठीक है, सो एनीवेज, तो ये याद रखिएगा स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोसेस दैट अकर बाय इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाता है, जिसे हम नहीं करते। ठीक है, सो एनीवेज, मैंने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन। एमिशन मतलब निकलना, एमिट आउट होना। इट इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन। एक्टिव वर्ड का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? एक्टिव रेडिएशन, मैं सिर्फ रेडिएशन भी तो लिखवा सकता था, मैंने एक्टिव रेडिएशन क्यों लिखवाया? तो एक्टिव रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं विच आर एसोसिएटेड विद हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सिर्फ रेडिएशंस ही नहीं निकलती बल्कि अपने साथ एक एनर्जी लेकर निकलती है। समझ रहे हैं? सो ऑल दोज एनर्जेटिक रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी रेडिएशंस को एक्टिव रेडिएशंस कहा जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई। कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, नेपटूनियम हो गया, थोरियम हो गया। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनके न्यूक्लियस हाईली अनस्टेबल होते हैं, और ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये तब तक एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, तब तक रेडिएशंस रिलीज करते रहते हैं, जब तक ये स्टेबल नहीं बन जाते। सो दिस इज अ प्रोसेस टू अटेन स्टेबिलिटी। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करना और खुद लोअर एनर्जी पे आ जाना, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। सब लोग समझ रहे हैं या नहीं? यस सर। यस सर। देखो, आपको ना अभी एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आप लोगों को नहीं मालूम होगी, धीरे धीरे पता चलेगी। जैसे एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशनशिप होती है, ये मालूम है आपको? डू यू नो द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी? या आपको ये भी नहीं मालूम कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में कोई रिलेशनशिप होती भी है या नहीं? एनर्जी और स्टेबिलिटी की कोई रिलेशनशिप होती है? आर दे डायरेक्टली रिलेटेड, और दे आर इनवर्सली रिलेटेड, और दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड? क्या लगता है आपको? किसी को मालूम है? इनवर्सली रिलेटेड है शायद। शायद। ओके, एनीबडी एल्स? एनर्जी, अनन्या, एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप मालूम है आपको? सर इनवर्सली होना चाहिए। किसको नहीं मालूम? किसको डाउट है कि एनर्जी और स्टेबिलिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप होती है डाउट किसी को?
ओके, पार्थ, वंश, 2 हैंड रेज हुए। अभिराज, अदिति, आर्यन, कृष्णा, मनन, रणवीर, आप लोगों को मालूम है? देखिए, इशिता ने और अनन्या ने बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सही बताया। एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। लेकिन इसे सिर्फ रटो मत, इसे समझो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे इनवर्सली रिलेटेड, ये दोनों रिलेटेड भी कैसे हैं। आपको उस कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपना ही एग्जांपल कंसीडर करिए। यू कंसीडर योरसेल्फ। आप इमेजिन करो, अगर आपके अंदर बहुत एनर्जी है, अगर आपकी बॉडी में बहुत एनर्जी है, यू आर फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, आपके अंदर बहुत एनर्जी फील हो रही है, तो आपसे कोई भी कुछ काम करने को कहेगा तो आप कर दो। आपसे कहा जाएगा मार्केट से जाके ये सामान ला दो, यहां से उठा के ये यहां पे रख दो, कुछ भी मूव कर दो, बिकॉज यू हैव एनर्जी विद इन यू। तो अगर आपके अंदर एनर्जी होगी तो आपसे हम काम करवा सकते हैं, आप काम कर दो। ठीक है, इफ यू आर हाईली एनर्जेटिक तो आप इधर उधर भागते रहोगे, आप एक जगह नहीं बैठोगे। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैं आपके अंदर से सारी एनर्जी निकाल लूं। इफ आई एक्सट्रैक्ट आउट ऑल द एनर्जी फ्रॉम यू, मैं आपकी बॉडी में से सारी एनर्जी निकाल लेता हूं, तो क्या आपको लगता है अगर आपकी बॉडी में से सारी एनर्जी निकाल ली जाए तो आप हिल भी पाओगे? आप एक जगह स्टेबल होके बैठ जाओगे। आपके अंदर कुछ भी करने की एनर्जी ही नहीं होगी। जब आपके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली जाएगी तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, फिर तो आप एक जगह बैठ जाओगे। और जब आप एक जगह बैठ जाओगे तो दैट मीन्स आप स्टेबल हो गए। आप एक जगह बैठ गए, दैट मीन्स आप स्टेबल हो गए। तो आप स्टेबल कब हुए? जब आपके अंदर से सारी एनर्जी निकाल ली गई। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं थी तो आपके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा थी। लेकिन अगर मैं आपके अंदर एनर्जी भर दूं, आपको फुल्ली एनर्जाइज्ड कर दिया जाए, फुल्ली चार्ज कर दिया जाए, तो आप इधर उधर भागते रहोगे। ठीक है, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, आप इधर उधर मूव करते रहोगे। तो जब एनर्जी आएगी आपके अंदर तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। लेकिन जब एनर्जी कम होगी तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हो या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए, मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिविटी इज द एमिशन, इज द स्पॉन्टेनियस एमिशन। Radioactivity is the spontaneous emission of active radiations from an unstable nuclei. कोई न्यूक्लियाई अगर अनस्टेबल है तो बताइए सब लोग, वो हाई एनर्जी पे है या वो लो एनर्जी पे? कोई रेडियाई, कोई न्यूक्लियस अगर अनस्टेबल है तो वो हाई एनर्जी पे है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो अनस्टेबल है। लेकिन वो अपने आप को लो एनर्जी पे लाना चाहता है, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। और लो एनर्जी पे लाने के लिए वो अपने अंदर की एक्सेस एनर्जी रिलीज करेगा, अल्फा, बीटा या गामा रेडिएशंस की फॉर्म में। तो इसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द प्रोसेस टू अटेन स्टेबिलिटी। जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी होती है, तो वो अपने अंदर की कुछ एनर्जी बाहर निकाल देना चाहता है। और अपने अंदर से एनर्जी का निकलना रेडिएशंस की फॉर्म में, उसी प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ गए सब लोग? पहले बताइए, अभी तो मैंने डेफिनेशन समझाई है, सब लोगों को डेफिनेशन समझ में आई? Yes sir. Yes. Yes, sir. So it is the spontaneous emission of active radiations from an unstable nuclei. कोई कुछ पूछ रहा है? सबको क्लियर है? ओके। अब देखिए, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर तो हेनरी बैक्वेरेल ने करा था, बट एक डिटेल्ड स्टडी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर, एक डिटेल्ड स्टडी, और जो रेडिएशंस निकलती हैं, वो रेडिएशन कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी रेडिएशंस निकलती हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्ड स्टडी रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, सो फर्दर एक स्टेटमेंट लिखिए नेक्स्ट लाइन में, सब लोग नेक्स्ट लाइन में एक स्टेटमेंट लिखो। although the radioactivity was discovered by Henry Becquerel, radioactivity was discovered by Henry Becquerel, radioactivity was discovered by Henry Becquerel, but a detailed study over the radiations released,
detailed study over the radiations released was carried out by Rutherford. Rutherford observed that any radioactive unstable nuclei can emit three types of radiations. That is alpha rays, beta rays, and gamma rays. Alpha rays, beta rays, and gamma rays. रदरफोर्ड ने एक्चुअली पहली बार पता लगाया कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियस में से तीन तरह की रेडिएशंस निकल सकती हैं. अल्फा रेज निकल सकती हैं, या बीटा रेज निकल सकती हैं, या गामा रेज निकल सकती हैं. एक इस तरह का सेटअप बनाया गया. देखिए मैं आपके सामने एक छोटा सा सेटअप बना रहा हूं, एक छोटा सा अरेंजमेंट आपके सामने डेवलप कर रहा हूं जो रदरफोर्ड ने सेटअप करा था. ही टुक अ लेड बॉक्स, एक लेड का बॉक्स लिया. सपोज कीजिए दिस इज अ ब्लॉक ऑफ लेड. ये एक लेड का ब्लॉक है और इस लेड के ब्लॉक में आप देख सकते हैं ऊपर एक छोटा सा डिप्रेशन कॉज कर दिया गया, एक छोटी सी कैविटी बना दी गई. उस कैविटी के अंदर एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रखा गया. दिस इज एनी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लाइक रेडियम, यूरेनियम, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया. सामने एक स्क्रीन लगाई गई, सामने की तरफ एक फोटोग्राफिक स्क्रीन लगाई गई. दिस इज अ फोटोग्राफिक स्क्रीन. और यहां पे दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई गई, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. ठीक है, दोनों साइड्स पे दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स अप्लाई कर दी गई, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट. सामने एक फोटोग्राफिक स्क्रीन लगाई गई. फोटोग्राफिक स्क्रीन जो होती है ना, फोटोग्राफिक फिल्म जो होती है, वो एक ऐसी फिल्म होती है जैसी उस पर कोई अल्फा रे या बीटा रे या गामा रे कुछ भी टकराएगा तो वो स्क्रीन डिकम्पोज हो जाती है, उस पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उस पर निशान पड़ जाते हैं. ठीक है, तो हमें देख के पता चल जाएगा. ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है, फोटोग्राफिक स्क्रीन ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जब उस पर कोई रेडिएशन टकराती है तो व्हाइट हो जाती है वहां से. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. तो हमने ये चेक करने के लिए कि इस पर कोई रेडिएशन टकराती है या नहीं टकराती, सामने एक स्क्रीन लगाई गई और एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख दिया गया. रदरफोर्ड ने नोट करा कि किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से अनस्टेबल होने पे तीन तरह की रेडिएशंस निकल सकती हैं. तीन तरह की रेडिएशंस निकल सकती हैं. कुछ रेडिएशंस ऐसी देखी गई सब्सटेंस में से जो यहां तक तो सीधे जाती थी, यहां जब तक वो प्लेट के बीच में नहीं आ जाती तब तक वो सीधे जाती हैं, लेकिन जैसे वो प्लेट के बीच में से पास ऑन होती हैं तो दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. कुछ रेडिएशंस ऐसी देखी गई जो ऊपर तक सीधे गई लेकिन प्लेट के बीच में से जाते ही पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई. कुछ रेडिएशंस ऐसी भी देखी गई जो यहां तक सीधे गई लेकिन ऊपर जाते ही नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई. और कुछ रेडिएशंस ऐसी भी देखी गई which passed straight, they were not deflected at all, they strike at the center of the screen, जो स्क्रीन के सेंटर पे जाके स्ट्राइक करते हैं. ठीक है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई वो नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस होंगी. रदरफोर्ड ने उन रेडिएशंस को नाम दिया बीटा रेज. जो रेडिएशंस नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, those were obviously positively charged, उन्हें नाम दिया गया अल्फा रेज. और जो रेडिएशंस कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं हुई, अनडिफ्लेक्टेड सीधे चली गई,
उन्हें नाम दिया गया गामा रेज। तो गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, दे आर नॉट एट ऑल डिफ्लेक्टेड। बीटा रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। और रदरफोर्ड ने इन तीनों रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करा। उसने ये भी पता लगाया कि अल्फा रेज एक्चुअली है क्या, किस चीज से बनी हुई है, और अल्फा रेज किस तरह की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं। इसी तरह से बीटा रेज क्या होती हैं, गामा रेज क्या होती हैं, वो सब पता लगाया। तो अब हम एक एक करके वो पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। सर ठीक ये तो लेड ब्लॉक लेने की सिग्निफिकेंस थी हाँ, क्या? मैं आपको लेड ब्लॉक देने का रीजन बताता हूँ। लेड ब्लॉक लेने का रीजन ये है कि लेड जो मेटल होता है ना, लेड हैज अ वेरी हाई डेंसिटी, और लेड में से जो रेज हैं वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते, दे इट ब्लॉक्स द रेडिएशन। अगर आप कोई और मेटल लेते, यहाँ पे कुछ और लेते, मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन कि हमने ब्लॉक लिया ही क्यों, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख देते, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख देते। लेकिन उससे पता है ड्रॉबैक क्या होता अभिराज, अगर आप एक फ्लैट सरफेस ले लेते तो रेडिएशन इधर भी जाती, इधर भी जाती, सारे में स्कैटर हो जाती हर डायरेक्शन। लेकिन लेड का ब्लॉक क्या करता है, वो रेडिएशंस को ब्लॉक कर देता है। इसमें रेडिएशन ना इधर जा सकती है ना इधर जा सकती है, उसमें सीधे ही जाएगी। हमें एक्चुअली सीधे पास करनी थी प्लेट के बीच में से, इसलिए हमने लेड ब्लॉक में कैविटी क्रिएट करके उसमें से रेडिएशन पास करें। समझ में आया? यस सर। लेड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेड को अल्फा बीटा गामा पेनिट्रेट नहीं कर पाते। और कोई मेटल लोगे तो चांसेस है कि उसमें से पेनिट्रेट करके इधर उधर चली जाएंगी रेज, लेकिन लेड के ब्लॉक में से सीधे ऊपर ही जाती। तो आप सब लोग ये वाला डायग्राम बनाइए, और इस डायग्राम को बनाने के बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज करवाऊंगा। सबसे पहले जस्ट ड्रॉ इट क्विकली। सर ये जो साइड में आपने प्लस एंड माइनस लगाई, ये प्लेट्स है ना दोनों? हाँ, दीज आर द इलेक्ट्रिक प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लगाई। मतलब अल्फा रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट की है। हाँ जी, जो रेज नेगेटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, हम समझ जाएंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है। जो पॉजिटिव की तरफ रिफ्लेक्ट हुई, वो समझ जाएंगे नेगेटिवली चार्ज है। इसको ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज हेडिंग डाली, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। ठीक है, देखिए पॉइंट वाइज तो 4 प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो अल्फा रेज की आपको याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी लिखिए, अल्फा रेज, अल्फा रेज, अल्फा रेज are the stream of, alpha rays are the stream of, alpha rays are the stream of some fast moving positively charged, alpha rays are the stream of some fast moving positively charged particles, fast moving positively charged particles which contain 2 units of positive charge, 2 units of positive charge and 4 unit of mass over them. 2 units of positive charge and 4 units of mass over them.
Sir, after 4 units of mass. Four units of mass over them. Okay. Thus, the alpha rays were considered to be equivalent. Thus, the alpha rays were considered to be equivalent. Alpha rays were considered to be equivalent. Considered to be equivalent to helium nuclei. Considered equivalent to helium nuclei. जैसे हीलियम का न्यूक्लियस होता है ना, हीलियम न्यूक्लियाई कंटेन 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास, वैसे ही अल्फा पार्टिकल्स भी 2 यूनिट ऑफ चार्ज एंड 4 यूनिट ऑफ मास कंटेन करते हैं. इसलिए रदरफोर्ड ने कंसीडर करा कि अल्फा पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियाई, दे आर इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियाई. तो पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रिंग, जैसे बहुत सारे हीलियम पार्टिकल एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और लार्ज स्ट्रीम ऑफ हीलियम पार्टिकल्स, उसी को अल्फा रेस कहा गया. ठीक है, लिखिए, पहली प्रॉपर्टी लिख ली और ये सिंबल लिख लिया. अल्फा को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2He4. अल्फा इज रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर 2He4. तो बताइए सब लोगों ने लिख लिया कि नहीं? सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी सिंपल. आगे की प्रॉपर्टीज सिंपल हैं, छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. They are deflected by both electric and magnetic field. They are deflected by both electric and magnetic field. Alpha rays electric और magnetic field से deflect होती हैं. They are deflected by both electric and magnetic field. थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए और इसे याद रखिएगा. Their velocity is 1/10 the velocity of light. Their velocity is 1/10 the velocity of light. 1/10 times the velocity of light. Their velocity is 1/10 times the velocity of light. That is 3 into 10 raised to power 7 meter per second. 3 into 10 raised to power 7 meter per second. आपको पता है लाइट की वेलोसिटी होती है 3 into 10 raised to power -8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अल्फा रेस की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के 1/10 टाइम्स होती है. तो जब 1/10 टाइम्स करोगे तो 3 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी अल्फा रेस की वेलोसिटी. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. और एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए, अल्फा रेज have the least penetrating power. Alpha rays have the least penetrating power. इनकी penetration power बहुत कम होती है. ये बहुत ज्यादा thick metal foil में से penetrate नहीं कर पाती, thin metal foil में से penetrate कर जाएंगी. ठीक है, so they have the least penetrating power. तो ये 4 properties alpha rays की आप याद रखिएगा. अब अगली heading डालिए, properties of beta rays. Properties of beta rays. So what is penetrating? Penetrating means to get to permeate through something. किसी चीज के आर पार निकल जाना. ठीक है, अगर आप कोई बहुत थिन सी मेटल फॉइल रखोगे तो अल्फा रे उसके बड़े आराम से आर पार निकल जाएगी. लेकिन अगर बहुत थिक मेटल फॉइल रखोगे तो अल्फा रे उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, उसमें से परमिएट नहीं कर पाएगी, उसके आर पार नहीं निकल पाएगी. पेनिट्रेट करना मतलब किसी चीज के अंदर से पास ऑन हो जाना. ठीक है इशिता? Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज आप लोग इतना ही कर लीजिए. ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए. क्लास में विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक. ओके, Thank you, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. Good evening, sir. Yes, sir. Good, sir.